आज की जो टॉपिक है में इमरजेंसी, इससे एक क्वेश्चन बचा हुआ था जो मैं बोली थी कि बाद में कराऊंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब मैं करा रही थी ना, तो मैं वो एक क्वेश्चन बच गया था, तो मैं बोली थी कि ये क्वेश्चन को मैं बाद में कराऊंगी। ठीक है, हेलो। हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ। ठीक है। बोल रही हूँ कि जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा रही थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 16 का, तो एक क्वेश्चन बचा हुआ था। मैं बोली थी कि वो मैं अभी नहीं कराऊंगी, जब इसका टॉपिक कराऊंगी तब कराऊंगी। तो ये वही पहले मैं इमरजेंसी करा देती हूँ, तो फिर वो क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो क्वेश्चन में अगर एक तुमसे क्वेश्चन आएगा, इमरजेंसी का प्रोविजन हम लोग लिए कहाँ से? इमरजेंसी का प्रोविजन, अगर इमरजेंसी प्रोविजन लिखा हुआ रहेगा तो आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हम लोग इमरजेंसी का प्रोविजन कहाँ से लिए हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19। क्वेश्चन देखना होगा क्या पूछ रहा, इमरजेंसी का प्रोविजन पूछ रहा या सस्पेंशन ऑफ हाँ, फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करना ड्यूरिंग द इमरजेंसी। हम बोले थे ना कि जब इमरजेंसी जो होती लगती है तो फंडामेंटल राइट को सस्पेंशन कर दिया जाता है। तो सस्पेंशन करने का प्रोविजन कहाँ से लिए हैं? जर्मनी से। ठीक है, लेकिन इमरजेंसी का प्रोविजन कहाँ से लिए हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, ये बात माइंड में बहुत अच्छे से रखना कि जर्मनी का से हम लोग क्या लिए? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। जब इमरजेंसी लग रहा है उस टाइम हमको फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करना है, तब जा ये लिए हम लोग जर्मनी से, है ना। लेकिन प्रोविजन कहाँ से लिए हैं? तो प्रोविजन लिए हैं हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से प्रोविजन लिए हैं। लेकिन इमरजेंसी ड्यूरिंग द इमरजेंसी फंडामेंटल राइट को सस्पेंशन करने का ये कहाँ से बोरो किए हैं? तो ये हम लोग जर्मनी से। इतना याद है, ओके, हो गया। बोल रहे कि इमरजेंसी लगता कितने तरह का होता है? इमरजेंसी होता है इंडिया में, इमरजेंसी कितने तरह के? इंडिया में इमरजेंसी 3 तरह के हैं, 3 टाइप्स। 3 टाइप्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, सॉरी नेशनल ने। इंडिया में 3 तरह के इमरजेंसी, एक का नाम है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी का नाम है स्टेट इमरजेंसी, और तीसरी का नाम है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, नाम देखो, एक का नाम है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी का नाम है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को हम लोग प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। और तीसरा जो है उसका नाम है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तुम याद करना, आर्टिकल 352 यहाँ पे लगती है नेशनल इमरजेंसी। जब मुझे नेशनल इमरजेंसी लगाना है तो कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? आर्टिकल 352। जब स्टेट इमरजेंसी लगानी है तब हम लोग क्या कितना आर्टिकल यूज करेंगे? बस 4 ऐड कर देंगे, है ना। ये वाला में 4 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 356। ठीक है, अच्छा स्टेट इमरजेंसी का एक और नाम है प्रेसिडेंट रूल। चाहे जो नाम से पुकारो, प्रेसिडेंट रूल बोलो, स्टेट इमरजेंसी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट का नाम है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल में लगी? 4 जोड़ दो, हो गया। बस एक याद करेगी तो पूरा याद हो जाएगा। नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल है 352, उसे 4 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा स्टेट इमरजेंसी का आर्टिकल। फिर उसमें 4 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल। ये 3 आर्टिकल याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। एक याद कर पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब कौन कब कब कैसे कैसे लगता है वो समझना हम लोग। नेशनल इमरजेंसी लगती है क्यों? क्यों जब वार होएगी,
बोले डिक्लेयर ड्यू टू, डिक्लेयर क्यों किया जाएगा जब इंडिया में नेशनल इमरजेंसी हमको डिक्लेयर करना होगा? तो रीजन क्या है? एक तो वार, दूसरा क्या है? एक्सटर्नल एग्रेशन, तीसरा है आर्म रिबेलियन। अच्छा, आर्म रिबेलियन अभी लग रहा है, ठीक है ना? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया गया। तो इंडिया में पहले वार, एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस, इन सब की वजह से तुम्हारा इमरजेंसी लगता था पहले। इंदिरा गांधी क्या की? इमरजेंसी को मिस यूज की, ठीक है? उन्होंने क्या किया? 1972 में इमरजेंसी लगाया ना, तो वो उनका मिस यूज था। इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह कर इंदिरा गांधी लगाई थी। जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई, ठीक है, तो वो मिस यूज था। इस वजह से 42 उन्होंने जब यूज किया था तो वो 42 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग यूज किया था। लेकिन उसके बाद क्या किया गया? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज कर दिया गया। बोला गया कि अब जो इंडिया में इमरजेंसी लगेगी वो होगी वार, एक नंबर। दूसरी, अगर एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या आर्म रिबिलियन हो, इन तीन बेसिस से अब इमरजेंसी लग जाएगी। इंटरनल डिस्टरबेंस को उन्होंने हटा दिया, इंटरनल डिस्टरबेंस की जगह उन्होंने बोला आर्म रिबिलियन, ठीक है? ये तो हो गया नेशनल इमरजेंसी। और स्टेट इमरजेंसी क्यों लगती है वो देखते हैं। बोले कि जब स्टेट इमरजेंसी लगती है ना, उसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। ड्यू टू क्यों लगेगी? फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैशनरी इन द स्टेट, जिस स्टेट में है उस स्टेट में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैशनरी फेल कर गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर को आके बोलेगी आप अब हट जाइए, तो गवर्नर बोलेगी प्रेसिडेंट को कि सर आइए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मैशनरी है, फेल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन फिर से काम नहीं कर रहा, ठीक है, आइए आप यहाँ पर इमरजेंसी लगाएं। जब ऐसा बात बोलेगा, प्रेसिडेंट आएगा लगा देगा, ठीक है ना? इसको हम लोग स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोलते हैं। एक एक करके हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? आर्टिकल 360 क्यों लगता है? जब मुल्क में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट ऑफ इंडिया इज थ्रेटेड, मतलब कहने का मतलब इंडिया के आरबीआई में पैसा ही नहीं है, खत्म हो गया, है ना? एक बार तुम्हारा 1991 के टाइम तुम्हारा इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने जा रही थी, बट नहीं, उस टाइम मनमोहन सिंह क्या करते हैं, इंडिया को एडवाइस देते हैं, इंडिया जो गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे, कि सर हम लोग क्यों ना अपना इकोनॉमिक्स को ओपन कर दे रहे और हम लोग बाहर से लोन ले ले रहे। तो इंडिया ने जब लोन लिया ना, तो इंडिया में इमरजेंसी लगते लगते रह गया। फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में कभी भी नहीं लगी, कभी नहीं, नेवर। लगते लगते बच गया लेकिन कभी लगे नहीं। फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगेगा? जैसे मनमोहन सिंह ने अनाउंसमेंट के 1991 में, हमारा 1990 इस पीरियड में, कि सर अगर हम लोग अगर लोन नहीं लेंगे ना तो हम लोग आरबीआई खाली हो चुका, तो हम लोगों के मुल्क में क्या होगा कि बैंक पूरा खाली हो गया है, ठीक है, तो हम लोगों को क्यों ना बाहर से लोन ले लेना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने लोन लिया और इंडिया में इमरजेंसी लगते लगते बच गया। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग लगती है। इसका मतलब क्या है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ऐसा नहीं है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खत्म हो गया, इंडिया के बैंक में खत्म, क्रेडिट ऑफ इंडिया इज थ्रेटेड, खतरे में है। हाँ, अच्छा अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इमरजेंसी के बारे में सब। ये पढ़ना है नेशनल इमरजेंसी, एक एक करके समझना है, एग्जाम में से क्वेश्चन आया हुआ है। बोल रहा है कि कौन डिक्लेयर करता है, हु डिक्लेयर इट? नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कौन करता है? प्रेसिडेंट। याद करना बहुत इजी, सब काम अपॉइंटमेंट देखो कि प्रेसिडेंट करता है, डिक्लेयर करा प्रेसिडेंट, बट
किसके बेस पे? कौन एडवाइस देगा? या तो कैबिनेट रिटेन में एडवाइस देगा, या तो यूनियन कैबिनेट बोलो या यूनियन कैबिनेट बोलो, मैंने दोनों नाम लिख दिया, दोनों में से कोई भी बोलो। या तो यूनियन कैबिनेट उसको रिकमेंडेशन करेगा, रिटेन में देखा, रिटेन में, ठीक है, तब इंडिया में जाके तुम्हारा नेशनल इमरजेंसी लगेगा। इमरजेंसी कौन लगाता है इंडिया में? इमरजेंसी कौन लगाता है? प्रेसिडेंट। किस बेसिस पे लगाएगा? बस ऐसे अनाउंसमेंट कर दिया कि इमरजेंसी लगा हुआ? नहीं, कैबिनेट यूनियन कैबिनेट या कैबिनेट जो है वो एडवाइस देगी, एडवाइस दे या रिकमेंडेशन दे, दोनों दो सेम हो, ठीक है ना। वो लोग रिकमेंडेशन करेंगे या एडवाइस देंगे, जाइए आप इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दीजिए, तब वो डिक्लेयर करेंगे। बोला कि दिस रिक्वायरमेंट वाज इंट्रोड्यूस 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1928 टू प्रिवेंट मिसयूज। अच्छा, ये जो रिटेन एडवाइस द कैबिनेट मिनिस्टर, ये कैबिनेट मिनिस्टर रिटेन में एडवाइस देगी तभी प्रेसिडेंट जाके इमरजेंसी को डिक्लेयर कर देगा, ये वाला कब आया? ये तक कब इंट्रोड्यूस किया गया? ये 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों? क्योंकि मिस यूज ना हो सके, मिस यूज को रोका जा सके। जैसे इंदिरा गांधी जब लगाई थी ना, तो बोला जाता वो मिस यूज था नेशनल इमरजेंसी का, उसी को रोकने के लिए। या अब प्रेसिडेंट डायरेक्ट जाके नहीं लगा सकती है, बल्कि प्रेसिडेंट को कैबिनेट से मंजूरी लेनी होगी। कैबिनेट इसको रिटर्न में लिख के देगा, एडवाइस देगा कि हाँ चाहिए आप डिक्लेयर कर दीजिए, है ना, या फिर रिकमेंडेशन करेगा, तब जाके प्रेसिडेंट लगाएगा, है ना। तो ये किस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग किया गया था? पहले भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था, लेकिन ऐसा ये नहीं था कि कैबिनेट ही एडवाइस देगा। लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में बोला गया कि हम लोग नेशनल इमरजेंसी का कोई मिस यूज ना करें, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसके मिस यूज को रोकने के लिए क्या किया गया? बोला गया कि कैबिनेट को एडवाइस देना पड़ेगा, पहले पहले कैबिनेट एडवाइस देगी प्रेसिडेंट को, तब प्रेसिडेंट लगा सकती है, ऐसे रैंडमली उठ के जाके नहीं लगा सकती है, ठीक है। ये हो गया। लगाने का तरीका क्या है, ये देखो, बोथ हाउस, सुन लो, बोथ हाउस द नेशनल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में जाकर उसको स्पेशल मेजोरिटी लेना होगा, ठीक है। कितने मंथ के अंदर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए? 1 मंथ के अंदर। अप्रूवल में क्या बोल रहा है? अप्रूवल में बोल रहा है कि बोथ हाउस से मंजूरी लेनी होगी, लोकसभा एंड राज्यसभा, ओके। कितने मंथ के अंदर हम लोगों को स्पेशल, अच्छा ये जो मंजूरी होगी ये क्या होगी? स्पेशल मेजोरिटी होगी। कितने मंथ के अंदर लेना है? तो 1 मंथ के अंदर लेना है भाई आपको, ठीक है। बोला अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है तो राज्यसभा मस्ट अप्रूव द प्रोक्लेमेशन, राज्यसभा तो प्रोक्लेमेशन कर देगा, अनाउंसमेंट कर देगा नेशनल इमरजेंसी के लिए। लेकिन जब राज्यसभा आएगी, है ना, जब जब लोकसभा आएगी फिर से, तो 30 दिन के अंदर उसके फर्स्ट सिटिंग में ही उनसे जाके रिकॉन्स्टिट्यूशन करवाना पड़ेगा, उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर लोकसभा डिसॉल्व होने के बाद दोबारा आएगी, डिसॉल्व होने के बाद फिर से आएगी, जब फिर से दूसरा लोकसभा आएगी तो 30 दिन के अंदर हमको जाके अप्रूवल लेना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या पड़े, फिर से एक बार फ्लो चार्ट बता दें। इमरजेंसी डिक्लेयर कौन करता? बताओ। प्रेसिडेंट करता, किसके एडवाइस पे? कैबिनेट एडवाइस करेंगे उसके बाद, ठीक है। अप्रूवल करने का तरीका क्या है भाई? अप्रूवल बोथ हाउस, क्या चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी। अगर राज्यसभा डिसॉल्व हो गई है तो राज्यसभा को, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, मान लो इफ लोकसभा इज डिसॉल्व, तो क्या करना पड़ेगा? राज्यसभा तो अप्रूवल दे दी कि ठीक है भाई चलो मेरी तरफ से तो अप्रूवल है, लेकिन इमरजेंसी का अनाउंसमेंट हो गया, प्रोक्लेमेशन हो गया, बट जब लोकसभा जब आएगी उसका पहला सेटिंग होगा, वहीं पे जाके आपको 15 दिन के अंदर अप्रूवल लेना होगा। ड्यूरेशन क्या है, कितने दिन तक हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं? 6 मंथ, क्या है, मैंने 6 मंथ तक का ये वाला अच्छे से बता दी।
मैम कैबिनेट के वुमेन्स लास्ट डे पे जो रिटर्न है वो क्या है? ओ एक बता रही हूँ, देखो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट ठीक है ना, प्रेसिडेंट को डिक्लेयर करना है क्या इमरजेंसी, डिक्लेयर कौन करेगा इमरजेंसी बताओ, प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन किसके बोलने पे डिक्लेयर करेगा, कोई इसको बोलेगा तो कैबिनेट एडवाइस देगा, एडवाइस या लिख के देगा, वो एडवाइस देगा, रिटेन रिटेन में लिख के देगा, है ना, कैबिनेट इसको एडवाइस देगा रिटेन में, या यूनियन कैबिनेट, दोनों तो कैबिनेट बोलो या यूनियन कैबिनेट, रिटेन में लिख के देगा, जाइए डिक्लेयर कर दीजिए। तो अगर वो ऐसे बोलेगा कि जाओ डिक्लेयर, तो बोलेगा प्रेसिडेंट नहीं सर आप मुझे लिख कर दे, रिटेन में लिख के दीजिए कि मुझे इमरजेंसी को अनाउंसमेंट करना है, ठीक है ना। रिटेन कैबिनेट एडवाइस, इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के लिए प्रेसिडेंट को कैबिनेट का रिटेन में मंजूरी चाहिए, रिटेन में लिख के दो तभी मैं डिक्लेयर करूंगा, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा, ऐसे याद रखो, ठीक है। प्रेसिडेंट देखो, प्रेसिडेंट सिर्फ डिक्लेयर करने का रिस्पॉन्सिबल लिया है कि आज से यहाँ पे इमरजेंसी लगा हुआ है, ठीक है। बट प्रेसिडेंट खुद से नहीं लगा सकता, उसको कोई रिकमेंडेट करेगा, वो भी कौन करेगा, वो पर्सन कौन है जो करेगा, वो कैबिनेट यूनियन है, ये लोग करेंगे, प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे, जाइए लगा दीजिए नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट को बोलेंगे, प्रेसिडेंट आएगा कोई पार्टिकुलर जहां पे लग रहा है कि हाँ वार हो रहा, आर्म रिविलियन हो रहा है, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस की जगह प्रॉब्लम हो रहा, लगा देगा नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। समझ में आया कि प्रेसिडेंट को अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करना होगा तो कैसे करेगा, जब हाँ जब उसको कोई एडवाइस देगा, वो भी कौन, कैबिनेट, जब कैबिनेट इसको रिटेन में एडवाइस देगा या रिटेन में रिकमेंडेशन करेगा कि जा लगा दो, तब जाके लगाएगा, ठीक है। लेकिन लगाने से पहले अगर कोई लाएगा, ठीक है ना, तो सबसे पहले लोकसभा राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कराना, अप्रूवल लेना होगा। अच्छा अप्रूवल लेंगे तो कैसे, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब मुझे समझाए थे कि मान लो 200 है तो तुमको 2/3 से लेके ऐसे काट छाट के नंबर लाना पड़ेगा, मेंबर है तो 2/3 को काट छाट के नंबर लाएंगे, है ना। 2/3 स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है तो इमरजेंसी का अनाउंसमेंट तो राज्यसभा कर देगी, क्योंकि राज्यसभा तो डिसॉल्व होता नहीं है। बट अगर लोकसभा फिर आ रहा है तो उसका जो पहला सेटिंग होगा ना, वहीं पे जाके आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन कराना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर में कराना पड़ेगा। इमरजेंसी लग गया, प्रेसिडेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया, प्रेसिडेंट डिक्लेयर, क्या इमरजेंसी, कितने दिन का लगता है इमरजेंसी, 6 मंथ का, 6 मंथ पूरा हो गया, हमको इमरजेंसी फिर से लगाना, फिर से लगाना है ना, तो फिर से रीअप्रूवल करो, फिर से 6 महीना का टाइम पीरियड लो, फिर से स्पेशल मेजोरिटी, फिर से तुमको लोकसभा राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी पास करवाना पड़ेगा 6 मंथ के लिए। कैन बी एक्सटेंड इंडेफिनेटली, नहीं एक्सटेंड हो सकता है, इंडेफिनेटली नहीं है, इनडिफाइनेटली नहीं है, 6 मंथ करके हम लोग डिफाइन ये कर सकते हैं, अब चेंज हो गया, पहले था इनडिफाइन ना, पहले था इनडिफाइन, सिर्फ रेड वाला याद करना, रीअप्रूवल एवरी 6 मंथ, हर 6 मंथ के बाद हमको नेशनल इमरजेंसी और एक्सटेंड करना है, 6 मंथ तो कंप्लीट हो चुका, मुझे और एक्सटेंड करना है, तो जाइए फिर से स्पेशल मेजोरिटी पास कीजिए और फिर से 6 मंथ का कीजिए, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल बताओ तो क्या है, याद है, आर्टिकल 352, हाँ बिल्कुल सही है। डिक्लेयर कौन करता है नेशनल इमरजेंसी को, इसके एडवाइस पर, हाँ कैबिन के, बेस्ड ऑन, रुक जाओ बेस्ड लिख दो, किसके बेस पे, बेस्ड ऑन कैबिन, बेस्ड ऑन रिटेन,
जब कैबिनेट लिख के कैबिनेट एडवाइस दो भी रिटेन फॉर्म में, है ना, तब जाके डिक्लेयर हो सकता है इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी लगने के लिए क्या होना चाहिए, तो बोथ हाउस में पास कराना है। इमरजेंसी अप्रूवल कहाँ कहाँ पे कराना है, बोथ हाउस में, है ना। अप्रूवल कैसे कराएंगे, बोथ हाउस में। बोथ हाउस में मुझे अप्रूवल कराना है। ठीक है, ठीक है। कौन सा मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, या सिंपल, हाँ हाँ स्पेशल मेजोरिटी। ये हो गया। ड्यूरिंग कितने दिन तक चलता है, ड्यूरिंग कितने दिन तक, 6 months. नेशनल इमरजेंसी का पीरियड कितना दिन, टाइम क्या है, 6 मंथ। मुझे एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड कितने मंथ कर सकते हैं एक्सटेंड, 6 मंथ। 6 मंथ को री अप्रूवल कराना पड़ेगा। ये हो गया नेशनल इमरजेंसी। अभी और भी होगा तो कराएंगे। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। इफेक्ट क्या पड़ता है जब नेशनल इमरजेंसी लगता है। मान लो कि वेस्ट बंगाल में बोला कि जिस एरिया में वार होगा, जिस एरिया में इंटरनल डिस्टरबेंस होगा, जिस एरिया में आर्म रिविलियन होगा, वहां ही नेशनल इमरजेंसी लगेगा। लेकिन नेशनल इमरजेंसी लगता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ। चलो मैं एक वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल दे। वेस्ट बंगाल में मान लो कि वेस्ट बंगाल में कोई इंटरनल डिस्टरबेंस आ गया, या सॉरी एक्सटर्नल डिस्टरबेंस, इंटरनल डिस्टरबेंस को तो हटा दिया गया, एक्सटर्नल डिस्टरबेंस आ गया, या मान लो कि किसी तरह का वार वगैरह का सिचुएशन हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ममता बनर्जी का पावर है ना, ममता बनर्जी का जितना भी पावर है, अगर नेशनल इमरजेंसी लगा, वार की वजह कर, आर्म रिविलियन की वजह कर, दूसरे कंट्री की साथ वार हो रही है, कौन स्टेट है, वेस्ट बंगाल है ना। तो क्या होगा कि यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगी है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लगता है तो मान लो कि जो वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल दे रही हूँ कि वेस्ट बंगाल में मान लो कि वेस्ट बंगाल का बॉर्डर और दूसरे कंट्री के बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लड़ाई हो रहा है। ठीक है, तो अब पता चल गया कि लड़ाई हो रही है इसी स्टेट में, तो यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देगा प्रेसिडेंट, रिटेन एडवाइस पे। ओके हो गया, बट एडवाइस तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो ममता बनर्जी का पावर है ना, ये पावर को छीन लिया जाएगा, और सेंटर बिकम मोर पावर, कैन मेक लॉ एंड सब्जेक्ट स्टेट। जितना भी काम है ना स्टेट का, प्राइम मिनिस्टर को बोलेगा तुम चुप से बैठो, जितना काम है सेंटर करेगा। अगर नेशनल इमरजेंसी लगा तो क्या होगा, सेंटर बहुत पावरफुल हो जाएगा। जितना भी लेजिस्लेटिव, जितना भी स्टेट सब्जेक्ट पे कानून है ना, वो सेंटर बनाने लगेगा। स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट गेट सक्सेस, ये नहीं उसको हटा देंगे, बट उसका जितना भी फंक्शन है, जितना भी कंट्रोल है, वो सेंटर के पास चला जाएगा। एक तो ये इफेक्ट हो गया कि जितना भी स्टेट गवर्नमेंट का पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल में कौन है, ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी की जितनी भी पावर है ना, वो प्राइम मिनिस्टर ले लेगा। ठीक है, चलो फिर बोला कि एक आर्टिकल है जिसका नाम है 359। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जब नेशनल इमरजेंसी लगेगा तो फंडामेंटल राइट को हम लोग क्या करते हैं, सस्पेंड कर दो। और कुछ ऐसा जिसको सस्पेंड नहीं करते, जिसका नाम है आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंड। ये वाला जो है ना, ये क्वेश्चन है। बोलो मान लो कि नेशनल इमरजेंसी के अनाउंसमेंट हो रहा है, और तुम्हारे लोग हमें क्या बोले थे, हर 5 साल में लोकसभा का इलेक्शन होता है, हर 5 साल में इलेक्शन होता है। 5 साल हो गया, लोकसभा का इलेक्शन आ गया, इमरजेंसी लगा हुआ मुल्क है ना। तो लोकसभा टर्म को हम लोग क्या करेंगे, 1 ईयर को बढ़ा देंगे। देख लो, अगर लोकसभा का इलेक्शन मुझे करवाना है, ठीक है, क्योंकि 5 साल हो चुका है, लेकिन उसी टाइम मुल्क में क्या हुआ, कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लग गया, तो हम क्या करेंगे, इलेक्शन नहीं करवा के इसका एक पीरियड और एक्सटेंड कर देंगे। वन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि ड्यूरिंग द इलेक्शन लोकसभा का जो एक्सटेंडेड हो, इमरजेंसी के मतलब ड्यूरिंग द इमरजेंसी, जब इमरजेंसी लगता है तो लोकसभा का जो पीरियड होता है ना, उसको 1 ईयर के लिए बढ़ा दिया जाता है। देखो, लोकसभा टर्म जो होता है कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट अ टाइम। इस वक्त क्या करेंगे, 1 साल बढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखो तुम इससे क्वेश्चन कर लोगे आराम से। पहले मैं ये पढ़ा देती हूँ, उसके बाद हटाने का तरीका, रिमूवल तरीका।
हम लोग पढ़े कि इफेक्ट क्या आएगा, इफेक्ट इफेक्ट क्या मिला देखने हम लोगों को, सेंटर मोर पावरफुल हो जाती है, वो क्या करेगी, स्टेट लेजिस्लेचर के पावर को ले लेगी, ये एक इफेक्ट देखने को मिला। दूसरा इफेक्ट देखने को मिला कि लोकसभा का एक्सटेंड किया जाता है 1 ईयर, कितने, 1 ईयर के लिए, ये हो गया सेंटर और पावर, लोकसभा एक्सटेंड 1 ईयर। फिर क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 359 के अकॉर्डिंग आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। किसे सस्पेंड नहीं किया था, कैन नॉट सस्पेंड, हो गया ना, यही हम लोग पढ़े हैं अभी। यही पढ़े। इंडिया में नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है, 3 बार। इंडिया में नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी, बस 3 बार। कब कब, 1962 में जब चाइना के साथ वार हुआ था, सॉरी रुक जाओ, 1962 में जब इंडो चाइना वार हुआ, इंडिया में नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगा। एक बार तो जब चाइना के साथ वार हुआ था, 1971 में जब पाकिस्तान के साथ वार हुआ था, 1972 में जब इंटरनल इमरजेंसी लगा था, इंदिरा गांधी लगाई थी ये, ठीक है। इंडिया में इमरजेंसी कितने बार लगी है, 3 बार लगी है। कब कब लगा है भाई, कब कब लगा है, तो 1962 में लगा। इंडिया में इमरजेंसी कितने बार लगी है, 3 टाइम्स। नेशनल इमरजेंसी इंडिया में कितने बार लगी है, 3 बार। कब कब, 1962 जब इंडो चाइना वार हो रहा था, इंडो चाइना, चाइना को साइनो भी बोलते हैं, ठीक है ना, अगर ऐसे लिखा हुआ रहेगा ना कहीं पर ही इंडो चाइनो, तो साइनो का मतलब चाइना होता है, ठीक है। इंडिया और चाइना का वार हुआ था 1962 में, इस वक्त लगा था इमरजेंसी। दूसरा लगा था 1972 में, जब इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ था। कब, 1972 में, 1971 होगा, सॉरी 1971। और तीसरी बार कब लगी है, 1975 में। कब, इंदिरा गांधी लगाती है, ठीक है, समझ में आ गया। अल्लाह कितना नींद आ रहा है, इधर आओ। रिवोकेशन ऑफ नेशनल, रिवोकेशन का मतलब हटाना। नेशनल इमरजेंसी को हटाता कौन है, 3 तरीका से नेशनल इमरजेंसी हटेगा। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो हटा सकता है, हु कैन रिवोक इट, प्रेसिडेंट को मन किया तो हटा सकता है। अगर प्रेसिडेंट हटाएगा तो जरूरी नहीं कि उसको पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, नहीं, प्रेसिडेंट सिर्फ हटा के हट जाएगा, एक पर्पस। दूसरा पर्पस, प्रेसिडेंट हटा नहीं रहा तो फिर क्या करेगा कि लोकसभा एक रिजोल्यूशन पास करेगा, लोकसभा पास करेगा एक रिजोल्यूशन disapproving the continue the emergency, it mark the revoke such as the resolution can be passed simple majority के थ्रू। लोकसभा बोलेगा कि प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी नहीं हटाया तो चलो हम लोग हटा देते हैं सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। या तो प्रेसिडेंट हटा सकता है या तो लोकसभा रिवोकेशन कर सकता है, लेकिन किसी को भी करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी, लाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी, हटाने के लिए सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। ये हो गया। या फिर 1/10 मेंबर ऑफ लोकसभा सबमिट रिटेन नोटिस स्पीकर
स्पेशल सेटिंग में बता रही हूँ। या फिर क्या किया जाएगा तुम्हारा कि बोला जाएगा कि लोकसभा का नेशनल इमरजेंसी को हटाना है, डिसेबल करना है, ठीक है। तो क्या करेगा कि 1/3 मेंबर, लोकसभा में जितने मेंबर है ना उसका 1/3 मेंबर को बोलेगा आओ, कहाँ पर आओ, आओ और रिटेन में नोटिस दो स्पीकर के पास, 14 डेज के अंदर आओ, हम लोग को इमरजेंसी को हटाना है। इमरजेंसी को हटाने के लिए 1/3 लोकसभा मेंबर चाहिए, ठीक है ना। और 14 डेज के अंदर, मतलब बोले देखो पहले बोला जाएगा कि लोकसभा के ना 14 लोकसभा के मेंबर आए, हम लोग को इमरजेंसी हटाना है, ठीक है। तो कम से कम 1/3 मेंबर को आना पड़ेगा और नोटिस को सबमिट करना पड़ेगा स्पीकर के पास कि हम लोग नेशनल इमरजेंसी अब रिवॉक करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये 14 दिन के अंदर कराया जाता है ये डिस्कस। देखो एक बात, ये मैं तुमको पहले भी करा चुकी है, इधर वाला पोर्शन तुम पढ़ चुकी है ना, इधर वाला बता रहे कॉन्स्टिट्यूशनल मैशनरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैशनरी या प्रेसिडेंट रूल बोलेंगे। कि आप जब कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगता है, जैसे हम बोले जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तो आर्टिकल 90 और आर्टिकल 20 और 21 में क्या किया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगता है तो यहाँ पर भी कोई फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ना तो सस्पेंड करेंगे और ना ही इमरजेंसी में स्टेट इमरजेंसी है। हाँ हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को ही स्टेट इमरजेंसी बोलेंगे, है देखो या प्रेसिडेंट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल बोलेंगे, 3 नाम है, प्रेसिडेंट रूल बोलो, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोलो या स्टेट रूल इमरजेंसी बोलो, स्टेट इमरजेंसी बोलो, जो भी बोलो है। लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, हम लोग देखें कि जब नेशनल इमरजेंसी लग रहा था तो 1 मंथ के अंदर हम लोगों को क्या चाहिए था, अप्रूवल बाय द बोथ हाउस का अप्रूवल चाहिए, वो भी स्पेशल मेजोरिटी, वो भी 1 मंथ के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी में बोथ हाउस से हमको चाहिए स्पेशल इमरजेंसी, लेकिन 2 मंथ के अंदर, तब जाके इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जाएगा, ठीक है। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी को क्या बोला था, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी या फाइनेंशियल थ्रेट, इंडिया में पैसा खत्म हो गया या किसी, अभी आप हाल में देखी होगी तुम्हारा फाइनेंशियल इमरजेंसी श्रीलंका में लगा था, पूरा पैसा खत्म, बैंक करप्ट हो गया था श्रीलंका, ठीक है, कर्जा ले लेके पूरा भर गया था। तो अगर उस तरह का होता है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगा। तो बोले कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगा तो क्या ऐसा कोई आर्टिकल है या कोई सस्पेंशन नहीं करने का, नहीं, इसका भी नहीं है, सिर्फ नेशनल इमरजेंसी का है बस, ठीक है भाई। मान लो क्या मुझे नेशनल इमरजेंसी अप्रूवल कराना है तो दोनों हाउस से कराना पड़ेगा, ये हमको अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी अप्रूवल कराना है तो दोनों हाउस से कराना पड़ेगा, वो भी स्पेशल मेजोरिटी, कितने मंथ के अंदर, 2 मंथ के अंदर। कौन लगाता है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में चेंज क्या है कि रिटेन कैबिनेट मिनिस्टर, हेड ऑफ द प्राइम, कैबिनेट का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो कैबिनेट जो है ना वो तो रिकमेंडेशन करेगी या रिटेन एडवाइस नहीं कर देगी प्रेसिडेंट को, क्या इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी में कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर बोलता है, गवर्नर बोलेगा सर आइए आके नेशनल इमरजेंसी लगा दीजिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन लगाता है, प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन कौन लगाता है, प्रेसिडेंट। इंडिया में नेशनल इमरजेंसी कब बार लगी है, 1962 में, 1971 में, 1975 में, 3 बार लगी है। लेकिन प्रेसिडेंट रूल कब होता है, 115 बार से भी ज्यादा लगा, 100 बार, बाप रे बाप, बहुत बार लगा, मिस यूज किया जा रहा था पावर का। जहां पे मान लो कि अभी जैसे वेस्ट बंगाल में देखो, सेंटर में कौन है, बीजेपी, और वेस्ट बंगाल में टीएमसी। तो पहले ऐसे ही होता था, जहां सेंटर में प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट को बोल के उसी स्टेट में जहां पे उस रूलिंग पार्टी नहीं है, बोलते जाओ वहां पे इमरजेंसी लगा दो, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट इमरजेंसी लगा दो, गवर्नमेंट चलाती थी। तो ये इस तरह का एक मिस यूज बन गया था। क्या जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, ये अभी तक नहीं लगा है, नॉट येट रिवॉक। आर्टिकल क्या है, 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 350। अरे बाबा, अरे ये क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर ये क्वेश्चन 2016 का है, तुम देखना होगा क्वेश्चन में। कौन क्या बोली, जर्मनी होगा पहला वाला तो। बहुत अच्छा, सही, दूसरा वाला बोलो।
one year. नहीं आ रहा समझ में क्वेश्चन? 1 year में 1 year. बिल्कुल सही बोली। हाँ देखो, वेन द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी फॉर टर्म, द लोकसभा को एक्सटेंड करना है ना, पार्लियामेंट करेगी कितने टाइम के लिए? 1। अच्छा एक चीज देखो, एक चीज देखो, लोकसभा को तो एक्सटेंड कितना है? 1 ईयर है ना। इमरजेंसी को कंटिन्यू कितना कर सकते हैं? 6 मंथ। ये हो गया तुम्हारा। क्वेश्चन सोल्व करो। हम लोग फेडरल सिस्टम कहाँ से लिए? इंडिया फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया? कहाँ से? बिल्कुल भी नहीं, कनाडा। यूएस में तो तुम्हारा ये प्योर फेडरलिज्म है। यहाँ पे पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, 50% पावर सेंटर को दिया गया, 50% स्टेट को। तो यहाँ पे तो प्योर फेडरलिज्म है। और हम लोग यहाँ क्या, सेंट्रल स्ट्रांग है। ये भी तुमको कराई थी। हाँ सेंट्रल स्ट्रांग है, वो चीजें मांगता कनाडा। कनाडा वही बिल्कुल। उसी फेडरेशन में बोलेंगे ना। हाँ, इंडिया ने फेडरेशन किसके पैटर्न को फॉलो किया है? तो कनाडा। ठीक है। अच्छा ये देखो, हम लोग प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को ऐड किए, कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू? प्रियम्बल हो गया है। हाँ प्रियम्बल करवाए हैं, अभी मैं तुमको याद करवाऊंगी। देखो प्रियम्बल करवाई हूँ तुमको, तो प्रियम्बल में मैं ये याद करवाई थी कि सोशलिस्ट सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जवाहरलाल ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रोवाइड किए थे। उसके बाद तुम्हारा 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग एक बार अमेंडमेंट हुआ है, प्रियम्बल एक बार अमेंड किया गया, दो वर्ड को ऐड किया गया। तुम जाके वीडियो देखो, वीडियो में है, वीडियो में लिखा हुआ प्रियम्बल। हाँ याद आया ना। ये करो कि हम लोग कौन जो वर्ड ऐड किए थे, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड को कौन सा अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ऐड किए थे। बहुत अच्छे से ये पीडीएफ बना हुआ है। क्वेश्चंस में देखना, क्वेश्चंस में होगा या तो पुराना वाला पहले वाला पीडीएफ में होगा, मैं करवाई हूँ। नहीं समझ में आ रहा तो तुम वीडियो जाके देखो, वीडियो देखोगी तो समझ में आ जाएगा कौन सा क्लास था ये। वीडियो में लिखा हुआ होगा पहले ही हेडिंग में प्रियम्बल। अच्छा देखो प्रियम्बल में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। हम क्या बोले कि हम लोग का जो प्रियम्बल है ना, रुक जाओ, प्रियम्बल सिर्फ एक बार ही अमेंड हुआ है, एक बार, 1 बार क्या हुआ? अमेंड। अमेंड का मतलब क्या होता है? या तो चेंज करना या तो कोई नई चीज को ऐड करना। तो हम लोग क्या किए थे, 2 न्यू वर्ड्स को ऐड किए थे, 2 न्यू वर्ड्स को। इंटीग्रिटी को उतना नहीं लिखा जाता, 2 न्यू वर्ड्स को ऐड किए थे। कहाँ पे? प्रियम्बल में। सॉरी प्रियम्बल लिख रहे थे, प्रेसिडेंट लिख। टू न्यू वर्ड्स को हम लोग ऐड किए प्रियम्बल में। उस वर्ड्स का नाम क्या है? सोशलिस्ट सेक्युलर। लेकिन कौन सा अमेंडमेंट? अमेंडमेंट है 42। तुम देखना है, नहीं समझ में आएगा वीडियो जाके देख लो, वीडियो है। यहाँ पे देखो स्टेट लेजिस्लेचर है और मनी बिल है, बोलो क्या होगा आंसर? हमको प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। मनी बिल का भी स्टोरी क्या बताए थे कि मनी बिल कब इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में? प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। किसका प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए? प्रेसिडेंट का। यहाँ पे स्टेट मांग रहा, आंसर क्या हो जाएगा? 1 में। ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन लाया था तुमको समझाने के लिए। ये वाला मैं पढ़ाई हूँ कि एक मिनट, इंडिया पार्लियामेंट में क्या क्या है, इंडिया के पार्लियामेंट में इसमें से क्या क्या फीचर्स है?
कौन कौन सा फीचर है बता। फंडामेंटल राइट है, जुडिशियल। कैसे भूल रहे हो? हाँ, 1 2 सारा ही है। डी फंडामेंटल राइट है, जुडिशियल रिव्यू है, बहुत बार पढ़ाई हूँ, फेडरलिज्म है, भले फेडरलिज्म जो भी हो, फेडरलिज्म तो है, सेंट्रल स्टेट के पीछे पावर डिस्ट्रीब्यूट है। हाँ, पावर दिया गया 30% लेकिन डिस्ट्रीब्यूट है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन को लोग बोलते हैं फेडरलिज्म। तो इंडिया में भी फिर डिस्ट्रीब्यूशन है। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया में क्या है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है ना। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उस दिन पढ़ाई थी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएस में है, क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या नहीं फीचर्स है, ये वाला करो, ऊपर कर रही हूँ। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या फीचर्स हैं, उस दिन क्लास करवाए थे तुम। हाँ, नॉमिनल है। अच्छा बताइए। नॉमिनल हेड तो पार्लियामेंट्री में होता है ना, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, जबकि तुम्हारा वहाँ देखो, मैं तुमको ये बता रही हूँ, मैं जब उस दिन तुमको प्रेसिडेंशियल फॉर्म एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म पढ़ाई, ठीक है, रुक जाओ, तो मैं क्या बोली, रुक जाओ, पार्लियामेंट्री फॉर्म और प्रेसिडेंशियल फॉर्म पढ़ाई, ठीक है। तो मैं बोली थी उस दिन कि डुअल एग्जीक्यूटिव होता है, तो डुअल एग्जीक्यूटिव कहाँ होता है, यहाँ पे बोली थी ना। तो डुअल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या कि यहाँ पे एक नॉमिनल हेड होगा, एक रियल हेड होगा, ठीक है। नॉमिनल हेड कौन होगा, तो प्रेसिडेंट होगा, और रियल हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या बोली थी कि जो है प्रेसिडेंट है, यहाँ पे रियल हेड होगा जो कि सिर्फ प्रेसिडेंट होगा। तो सबसे पहली बात तो डी होगा नहीं, डी नहीं है ना इसमें, और देखो क्या नहीं होगा। अब मैं तुमको एक बात बता रही हूँ देखो, मैं क्वेश्चन नहीं समझे मैम। क्वेश्चन नहीं समझी, क्वेश्चन एकदम सीधा साधा है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर क्या क्या है, मैं उस दिन तुमको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, उसका क्या क्या फीचर्स है ना। हाँ, तो यहाँ पे यूएस ने जो भी कंट्री देखो, वो तो मैं एग्जांपल दी हूँ कि यूएस प्रेसिडेंशियल है। हाँ हाँ, जहाँ जहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसका है वो फीचर ना क्या है, हाँ, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर क्या होगा। अगर तुमको फीचर से आते तो तुम आराम से कर लोगी। देखो, मैं तुमको दिन पढ़ाई थी, एक सेकंड में यहाँ पे चार्ट बना रही हूँ। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर क्या है, एक नंबर यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर होता है। सेपरेशन ऑफ पावर हमको यहाँ पे दिखेगा किसके पास कौन पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ पे होता है, यूएस में है, ठीक है। प्रेसिडेंशियल यूएस मत बोलो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूएस में तो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन और भी जगह भी हो सकता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये देखते पार्लियामेंट्री में क्या है देखो, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब तुमको दिख रहा कि किसके पास क्या पावर है, ठीक है ना। लेकिन फ्यूजन का मतलब होता है मिला जुला, ठीक है जो दिखेगा नहीं, फ्यूजन होना। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में फ्यूजन है, क्या है, फ्यूजन। सेपरेशन ऑफ पावर का अपोजिट होता है फ्यूजन। फ्यूजन ऑफ लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेचर का पावर और एग्जीक्यूटिव का पावर हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फ्यूजन मतलब मिला जुला, कुछ नहीं समझ में आ रहा किसको कौन पावर दिया गया है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव। तो तुमको डायरेक्ट याद करना है कि फ्यूजन ऑफ पावर कहाँ है, फ्यूजन कहाँ है, बस ऐसे याद करो ना। सेपरेशन ऑफ पावर का अपोजिट होगा फ्यूजन। अब जहां पे सेपरेशन ऑफ पावर होता है वहां पे होता है चेक एंड बैलेंस। और फिर ऐसे बात माइंड में रखो, सुनो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर होता है, और जहां पे सेपरेशन ऑफ पावर होगा वहां पर भी चेक एंड बैलेंस होगा। सुन लो मेरे बात, ठीक है।
इंडिया जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वहां पे फ्यूजन होता है। फ्यूजन का मतलब क्या, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों का पावर मिला हुआ है। हमको समझ में नहीं आ रहा ये इसके काम में इंटरफेयर कर सकता है, ये इसके काम में इंटरफेयर, ये इसके इस तरह से, ठीक है, तो इसको फ्यूजन बोलेंगे। लेकिन जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहता है ना, तो लेजिस्लेचर का जो काम है वो लेजिस्लेचर ही करेगी, एग्जीक्यूटिव का जो काम है वो एग्जीक्यूटिव करेगी, जुडिशरी का जो काम है वो जुडिशरी करेगी, कोई किसी काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। और जहां पे सेपरेशन ऑफ पावर होगा ना, वहां पे चेक एंड बैलेंस भी होता है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। जहां पे सेपरेशन ऑफ पावर होगा वहां चेक एंड बैलेंस तो होगा ही होगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे होगा जहाँ पे फ्यूजन होगा। मैं बताई थी कि जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है तो वहां पे जो तुम्हारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, लोकसभा के सामने आके कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। अगर कैबिनेट कुछ काम कर रही है तो उसको रिस्पॉन्सिबल होना होगा। मैं उस दिन बताई थी कि तुम्हारा यूएस में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पर, इसका एग्जाम्पल इंडिया है और इसका एग्जाम्पल यूएसए है। इंडिया में प्रेसिडेंट भी है और प्राइम मिनिस्टर भी है, तो इंडिया में नॉमिनल हेड है, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिर्फ प्रेसिडेंट हेड होता है, वहां पे कुछ होता ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर होगा नहीं, सिर्फ प्रेसिडेंट होगा। तो वहां पे नॉमिनल हेड क्या हो गया, नॉमिनल हेड का मतलब नाम का हेड, यहाँ पे प्रेसिडेंट होगा जो रियल हेड होगा बस, ठीक है। अब आंसर सॉल्व करो, कौन सा आंसर होगा। बस ए और बी, हाँ ए और बी, ए और बी होगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा नॉमिनल हेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉमिनल हेड इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट भी हेड होता है ना, प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होता है, प्रेसिडेंट भी, लेकिन यहाँ पे बस सिर्फ रियल हेड होगा जो कि प्रेसिडेंट होगा। तो अब समझ में आ गया, अब आएगा क्वेश्चन तो तुम कर लो। हाँ, तो कंकरेंट लिस्ट हम लोग कहाँ से लिए हैं, बोले थे ना बोरो वाला याद करके आने के लिए। कंकरेंट लिस्ट हम लोग कहाँ से लिए, बोलो। बिल्कुल सही बोली। डीपीएस भी हम लोग कहाँ से लिए हैं, एयरलैंड से, आयरलैंड बोलो, या इरीस भी रहेगा तो सही हो जाएगा, ठीक है। फाइव ईयर प्लान नहीं पढ़ाते हम तो क्वेश्चन था। 5 ईयर प्लान में तुमको पढ़ाए थे कि प्लानिंग कमीशन के अंदर आया था 5 ईयर प्लान, तो हम लोग 5 ईयर प्लान कहाँ से लिए थे, सोवियत यूनियन से लिए, सोवियत यूनियन से, ठीक है। बाकी ये वाला बताओ, ये जैसे बोला कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ बोलो, हेलो, बोलो। मैं तुमको ना पहला बार जब क्लास करा रही थी ना, तुम पता नहीं तुम थी कि नहीं, लेकिन जब मैं टीचर वाले क्लास स्टार्ट की थी तो मैं बताई थी कि जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, आज जो बता रहे, ये वाला बात याद रखना, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इंडिया ने सबसे ज्यादा, अगर अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बोरो पे बेस्ड है, इंडिया ने अपना हर एक चीज किसी न किसी कंट्री से बोरो किया है, किसी न किसी जगह से बोरो किया है, लेकिन इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज्यादा बोरो कहाँ से किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से है। अभी हम लोग देखें, इमरजेंसी का भी प्रोविजन हम लोग कहाँ से लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए, ठीक ना। आरबीआई हम लोगों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आई है, ठीक है। बहुत सारा चीज हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आई है। तो यहाँ वही बात बोल रहा है कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से इवॉल्व हुआ, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे बेस है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि इंडिया ने सबसे ज्यादा बोरो कहाँ से किया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हालांकि उसने हर कंट्री से कुछ ना कुछ लिया है ना। ये वाला क्वेश्चन करो। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग कहाँ से लिए, रिटेन है क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन देखने दो। एंड विच कंट्री इज द प्रोविजन ऑफ द रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन, हाँ हाँ, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग कहाँ से लिए, अमेरिका से है ना, यूके में तो अनरिटेन है, बिल्कुल यूएस से लिए, सही बोली। अब मैं तुमको ये पढ़ाऊंगी, पहले ये पढ़ा देती हूँ उसके बाद ये,
फेडरलिज्म टॉपिक है तो फेडरलिज्म से रिलेटेड मुझे सारा चीज पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। केसी वियर फेडरलिज्म के बारे में क्या बोलते हैं? केसी वियर क्वाजी फेडरल, बोले इंडिया का फेडरलिज्म क्वाजी फेडरल है, ठीक है। केसी वियर क्या बोल रहे हैं? इंडिया का जो फेडरलिज्म है ना, केसी वियर है ना, केसी वियर क्या बोल रहे हैं? इंडिया का फेडरलिज्म क्वाजी फेडरलिज्म है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, किसने बोला इंडिया का फेडरलिज्म क्वाजी फेडरलिज्म है? केसी वियर है। मॉरिस जॉन, जॉन बहुत बार्गेनिंग करता है ना, वैसे याद किए हैं। मॉरिस जॉन बार्गेनिंग करता है, तो ये क्या बोलते हैं? इंडिया का फेडरलिज्म बहुत ही बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, बार्गेनिंग, ठीक है। इंडिया का फेडरलिज्म जो है ना वो बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, ठीक है। पॉल एप्पल बाय क्या बोल रहे हैं कि इंडिया का फेडरलिज्म एक्सट्रीम फेडरलिज्म है। सब बोल रहे फेडरलिज्म है लेकिन एक एक नाम दे दिया। केसी ने क्वासी दे दिया, मॉरिस ने बार्गेनिंग दे दिया और पॉल ने बोला एक्सट्रीम फेडरलिज्म है, ठीक है। लेकिन आइवर जेनिक, आइवर जेनिक बोलते हैं इंडिया का फेडरलिज्म जो है ना वो फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज टेंडेंसी है, फेडरेशन के साथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज टेंडेंसी है। नहीं याद होगा तो खाली ऐसे याद करो, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज टेंडेंसी किसने बोला है कि इंडिया के फेडरलिज्म जो है वो स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज टेंडेंसी है? तो आइवर जेनिंग ने बोला। गैरविन ऑस्टिन जो है वो बोलते हैं इंडिया का फेडरलिज्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से तो टॉपिक में इंडिविजुअल पढ़ना है, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है कि हम लोग अगर कोई लॉ लाए तो स्टेट के साथ भी कोऑपरेट करे, स्टेट को भी इन्वॉल्व करे। वैसे मैं तो पढ़ाऊंगी, ऐसी बात नहीं, ठीक है ना। याद रखो, केसी व्यारे ने क्या बोला? क्वाजी। एक बार हम लोग रिविजन करते, नहीं याद होगा फिर से याद करेंगे। किसने बोला कि क्वाजी फेडरलिज्म इंडिया का फेडरलिज्म? बोलो अगर याद है तो। केसी व्यारे। हम्म। किसने बोला इंडिया का फेडरलिज्म बार्गेनिंग फेडरलिज्म है? बोलो। मॉरिस जॉन। हाँ मॉरिस जॉन बोलो। किसने बोला इंडिया का फेडरलिज्म जो है ना वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है? ऑस्टिन, गैरवन ऑस्टिन। किसने बोला इंडिया का फेडरलिज्म जो है वो स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज टेंडेंसी है? आइवर जेनिक है ना, आइवर जेनिक। अच्छा एक्सट्रीम फेडरलिज्म तो बोला ही नहीं, एक मिनट। एक्सट्रीम फेडरलिज्म किसने बोला? तो पॉल एप्लेबी ने बोला, ठीक है। अभी मैं याद करा दी हूँ, टेंशन मत लो। देखो ऐसे याद करना, केसी क्वाशी मिल रहा, देख रही हो, केसी क्वाशी मिल रहा, ठीक है। उसके बाद मॉरिस जॉन बहुत बार्गेनिंग करता है, मॉरिस मार्केट में जाके बहुत बार्गेनिंग करता है, ठीक है ना। एप्पल खरीदा, देखो एप्पल लिया एक्सट्रीमली सड़ा हुआ था, है ना। एप्पल लिया एक्सट्रीमली फेडरल था, एप्पल कैसा था? सड़ा हुआ था, एक्सट्रीमली पूरा सड़ा हुआ था। एप्पल पूरा सड़ा हुआ था, एक्सट्रीमली सड़ा हुआ था, 100% सड़ा हुआ था। जैनिक, इसको जनून था किस चीज का? टेंडेंसी, एक सेंट्रलाइज टेंडेंसी का जनून था, ऐसे याद करना। ऑस्टिन्स, ऑस्टिन्स बहुत ही कोऑपरेटिव पर्सन था, बहुत ही कोऑपरेटिव पर्सन था, ठीक है। अभी मैं तुमको दूंगी ना तो तुम इसको मैच करना, रुक जाओ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना। एक मिनट। कॉजी कौन था? कॉजी कौन था? बोलो कॉजी कौन था?
अच्छा नहीं नहीं, एक मिनट, ऐसे नहीं, रुक जाओ, ऐसे नहीं, रुक जाओ, ऐसे मत मैच करो, ऐसे नहीं आगे। ठीक है, रुक जाओ। मैम हाँ बोलो, मैचिंग करने के लिए। मैम 5 मिनट रुकिएगा हमारे। हाँ बिल्कुल, जाओ, मैं पॉज कर देती हूँ, जाओ। ठीक, देखो बोले थे ना आइवर जेनिक, अब तुम इसको क्या करो, मैच करके बताओ मुझे कौन क्या बोले, नंबर दे। होगा बायोलॉजी, हाँ एक्सट्रीम होगा एप्पल राइट, हाँ, कोऑपरेटिव कौन पसंद था, ऑस्टिन, ऑस्टिन बहुत कोऑपरेटिव था। हाँ, केसी कॉसी है ना, मिल जा रहा। जनून किसको था, सेंट्रलाइज 100% का जनून इसको था, है ना, ऐसे करके याद कर लेना। ठीक, चलो आओ शेड्यूल करते हैं। बोल क्या, हाँ ये फेडरलिज्म का है, फेडरलिज्म का है, ये देखो, ये तुम्हारा टॉपिक में लिखा हुआ फेडरलिज्म, ठीक है, तो फेडरलिज्म से रिलेटेड जितना चीजें सब हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। तो कौन फेडरलिज्म, कौन इंडिया के बारे में फेडरलिज्म कौन कौन बोला, जैसे टॉपिक का नाम क्या है, फेडरलिज्म, तुम देखना होगा टॉपिक में। तो फेडरलिज्म में लिखा हुआ कि फेडरलिज्म को डिफाइन करो, इंडिया के बारे में फेडरलिज्म लिखो, लेकिन तुमको ये भी लिखना पड़ेगा कि इंडिया के फेडरलिज्म को कौन क्या क्या बोला है। ठीक है, एक मिनट में सिलेबस में दिखा देती। चलो ठीक है, सिलेबस देखो, इंडियन फेडरेशन, नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन, मैं पढ़ा चुकी हूँ इंडिया का फेडरेशन का नेचर क्या है, सब पढ़ाई थी, है ना। इंडिया का फेडरेशन कैसा है, इंडिया ने मैं बताई थी ना, यूनियन इंडिस्ट्रक्टेबल, स्टेट डिस्ट्रक्टेबल, पढ़ाई थी ना। किसके साथ कंपैरिजन करना, अमेरिका के साथ, ये भी मैं कंपैरिजन कर चुकी हूँ कि अमेरिका में जो है वो तुम्हारा दोनों ही डिस्ट्रक्टेबल है, जबकि इंडिया में यूनियन इंडिस्ट्रक्टेबल है और स्टेट डिस्ट्रक्टेबल है। हाँ, स्टेट को तोड़ा जा सकता है लेकिन यूनियन को तोड़ा नहीं जा सकता, मैं ऐसे पढ़ाई थी पूरा, ठीक है। उसके बाद तुमको ये बताना इंडिया का नेचर ऑफ फेडरेशन की इंडिया का फेडरेशन का नेचर क्या है। तो अभी जो हम लोग जो सॉल्व किए हैं, मतलब इंडिया का फेडरेशन का नेचर मैं बताई हूँ, तुम देखना क्वेश्चंस में होगा फीचर्स, एक मिनट। दूसरा तुमको कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन इन इंडिया, ठीक ना, इंडिया का ग्रोथ एंड रिकॉग्नाइजेशन कैसे हुआ, सब डेवलपमेंट किया। मैं सब तुमको जब बताई थी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो आए तो उन्होंने बोला कि यूनियन ऑफ इंडिया होगा, फेडरेशन के हम नहीं थे, मेरे पास इसका नोट्स है फेडरेशन का। नहीं ये मैं अभी करवाई हूँ, ये रिसेंट में करवाई हूँ, आफरीन बोलोगी तो रिवीजन करा दूंगी, वो कोई टेंशन नहीं है, बट ये मैं अभी रिसेंट में कराई हूँ, ठीक है। हाँ, ये नहीं कराई थी, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं करवाई हूँ, बाकी सब इसमें हो गया, क्योंकि मैं ये रिसेंट में क्लास में करवाई हूँ, ठीक है। एक बात, अब जब तुम नेचर ऑफ इंडियन नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म पढ़ोगी ना, तो नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म में तुमको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि इंडिया के फेडरलिज्म को कौन क्या बोला है, ठीक है, कौन थिंकर क्या बोला, वो तो उसी में ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। और कंपेरिजन भी पढ़ाई हूँ बहुत अच्छे से, इंडिया का कंपेरिजन करा के अभी हाल ही पढ़ाई हूँ, ये हाल का ही टॉपिक है, तुम देखना लिखा हुआ होगा। अच्छा, एक बार मैं तुमको टॉपिक रिवाइज कराती हूँ कि क्या क्या हुआ है। देखो,
ये वाला तो तुम्हारा पूरा हो गया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था। ये वाला मैं टॉपिक टच भी नहीं की हूँ, जो टच नहीं की उसको बता रही हूँ, ठीक है। ये वाला में आ जाओ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कोलकाता म्युनिसिपल ये बाकी है, ये मैं करवाऊंगी। ये हो गया, ये हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कराई हूँ, सब डिविजनल ऑफिसर या ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर नहीं कराई। ये और ये दो को ये भी करवाऊंगी मैं, अभी है टाइम 5 दिन, है ना। प्लानिंग कमीशन करवा चुकी हूँ। प्लानिंग कमीशन में तुम्हारा ये बाकी है, रुक जाओ, स्टेट प्लानिंग बोर्ड ऑफ वेस्ट बंगाल और कंपोजिशन फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ऑफ वेस्ट बंगाल, ये दो को बचा हुआ है, बस हो गया। इधर इधर आ जाओ, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, ये पूरा टॉपिक कंप्लीट है तुम्हारा। स्पेशल प्रोविजन क्या दिया गया है शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, एंग्लो इंडिया के लिए, सब हो गया। इलेक्शन कमीशन, अमेंडमेंट का प्रोसीजर, इंडियन जुडिकल सिस्टम, सब जुडिकल एक्टिविज्म, है ना। जुडिकल एक्टिविज्म पढ़ा चुकी हूँ, जुडिकल रिव्यू पढ़ा चुकी हूँ, यूएस के साथ कंपेरिजन कर कर सब पढ़ा चुकी हूँ। तुम सब पीडीएफ देखना तुम, ठीक है ना। उसके बाद ये इंडिया, ये हाँ, इसमें लोकसभा, राज्यसभा, बजट कराऊंगी, बजट बाकी है, बजट कराऊंगी। मनी बिल करवा चुकी हूँ, क्या मनी बिल का फंक्शन वगैरह। एस्टिमेट कमेटी करा चुकी हूँ, पब्लिक अकाउंट कमेटी करा चुकी हूँ, ये सब करवा चुकी हूँ। स्टेट लेजिस्लेचर में चीफ मिनिस्टर, गवर्नर सब करा चुकी हूँ, प्राइम मिनिस्टर करा चुकी हूँ, प्रेसिडेंट करवा चुकी हूँ। फंडामेंटल ड्यूटी डीपीएसपी करवा चुकी हूँ, फंडामेंटल राइट करवा चुकी हूँ, इंडियन फेडरेशन करा चुकी हूँ। ये क्या, हाँ, प्रियम्बल करवा चुकी हूँ, रिसेंट ही क्लास हुआ प्रियम्बल का भी तुम्हारा। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कराई, अभी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो सब करवा चुकी हूँ, ये भी करा चुकी हूँ। हाँ, जो देखो बहुत कम इम्पोर्टेंट है वो नहीं कराई, जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें से कुछ भी नहीं करवाई, बी ये नहीं करवाई। बाकी इधर आ जाओ, लॉ भी नहीं करवाई, करवाऊं, सोर्स तो करवाई ना, सोर्स ऑफ लॉ कहाँ कहाँ से हम लोग लिए, ठीक है। उसके बाद आइडियोलॉजी करा चुकी, लिबरलिज्म, डेमोक्रेटिक लिबरल सोशलिज्म करा चुकी, ये वाला नहीं हुआ, हाँ ये नहीं हुआ। प्रेशर ग्रुप करा चुकी, प्रेशर ग्रुप हो गया। पॉलिटिकल पार्टी हो चुका, पब्लिक ओपिनियन बाकी करवाऊंगी, वो तो अब छोटा छोटा टॉपिक है। टोटलिटेरियनिज्म, डेमोक्रेसी, लिबर्टी सब हो चुका। लिबर्टी में क्या क्या देख लो, डिफाइन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द लिबर्टी, रिलेशन बिटवीन, है ना, दोनों में क्या रिलेशन है, डिफरेंस है, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, दोनों तरीके से बताई, पॉजिटिव रिलेशन भी नेगेटिव रिलेशन भी, सेफ गार्ड ऑफ द मॉडर्न लिबर्टी सब पढ़ा चुकी हूँ, वही तुम्हारा आएगा, ठीक है ना, वही में आएगा। राइट एंड स्टेट एंड ड्यूटीज बाकी, ये सिटीजनशिप करा चुकी हूँ, ये करा चुकी हूँ, ये बाकी है। सिटीजनशिप हो चुका है, सिटीजनशिप में क्रॉस क्यों कराई, हाँ सिटीजनशिप हो चुका है, हाँ सिटीजनशिप हो चुका है। स्टेट का फंक्शन में हर एक चीज करवा चुकी है, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन स्पेट मिल, गिल्ड सोशलिज्म, सैंडिक, साइंटिफिक सब करवा चुकी है, वेलफेयर थ्योरी वगैरह सब। पॉलिटिकल सिस्टम में तुम्हारा डेविड स्टोन, ये सब। स्टेट ऑफ नेचर में हेगल करा चुकी, ग्रीन करा चुकी, लेनिन कराई, इंगल कराई, तुम्हारा गांधीयन ट्रस्टी थ्योरी, हाँ ये देखो ये मेरे नजर से कैसे बचा हुआ था, ये वाला लास्ट वाला, बाकी लेनिन करा दी, बाकी सब इसमें करा दी, ठीक है ना। उसके बाद ओरिजिन ऑफ स्टेट पूरा कंप्लीट है तुम्हारा, हॉब्स एंड लॉक, रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, स्टेट ऑफ नेचर, लिबरल वैल्यू थ्योरी, है इवोल्यूशन थ्योरी, मार्क्सिस्ट थ्योरी, प्रिमिटिव कम्युनिज्म कैसे आया, ये सब, स्टेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, पहले प्रिमिटिव आया फिर फ्यूडल लॉ आया, सब करा दिए, है ना। उसके बाद बिहेवियरलिज्म, पोस्ट अप्रोच पूरा कंप्लीट है, ऊपर का मैं क्वेश्चंस के थ्रू कराई, सारा ही कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा खाली बचा हुआ है, थोड़ा सा खाली जैसे ये नेशनलिज्म एंड नेशनलिटी, और तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशंस, तुम्हारा इंटरनेशनल लॉ, बस बाकी सब हो चुका है, ठीक है, बाकी सब हो चुका है। चलो ये पढ़ लो जल्दी सुनिए, ये तुम्हारा फेडरलिज्म का पार्ट है, ठीक है, ये मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रही। नेचर ऑफ फेडरलिज्म मांगा इंडिया का, तो इंडिया के फेडरलिज्म को कौन कौन क्या क्या बोला है,
वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आए चाहे मत आइए, बट तुम्हारा सिलेबस का है। मैं रिवीजन कराऊंगी तो सब एक जगह करके रिवीजन करा देंगे, ठीक है। एक 1 सितंबर से तुम्हारा रिवीजन ही चलेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन और रिवीजन। जितना पुराना टॉपिक है सबको रिवाइज कराऊंगी सबको, है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या बोला गया, ऐसे नहीं कि याद नहीं करेंगे, याद करना है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या बोला गया, फर्स्ट शेड्यूल में बोला गया है यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में, टेरिटरी के बारे में, बस एक एक चीज याद करो। टेरिटरी ऑफ यूनियन के बारे में बोला गया, क्या बोला गया, और यूनियन के बारे में हो गया। सेकंड शेड्यूल में क्या बोला गया, इमोलिमेंट्स, एलॉनेस एंड प्रिविलेज। जो सैलरी दी जाती है ना, जो सैलरी, एलॉनेस, प्रिविलेज दी जाती है, वो शेड्यूल 2 में मेंशन किया गया, ठीक है ना। जो तुम्हारा मनिस्टर लोग को सैलरी दी जाती है, एलॉनेस दी जाती है, प्रिविलेज दी जाती है, वो कौन सा शेड्यूल में, शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 3 में क्या बोला गया, ऑथ एंड अफर्मेशन। इसको याद करते चलेंगे हम लोग, ठीक है, तभी याद हो जाए। फर्स्ट शेड्यूल में क्या बोला है, स्टेट के बारे में और यूनियन टेरिटरीज के बारे में, ठीक है। सेकंड शेड्यूल में क्या बोला है, इमोमिलेंस, एलॉनेस और वही सैलरी वगैरह के बारे में, प्रिविलेज वगैरह जो मिलता है ना मनीषा लोग को, वही के बारे में। थर्ड शेड्यूल में क्या बोला गया है, थर्ड शेड्यूल में करा यहाँ ऑथ के बारे में, ऑथ, ऑथ में बता रही इसका मतलब क्या, हाँ, ऑथ एंड अफर्मेशन। और अफर्मेशन का मतलब क्या होता है बोलो तो, मैं बता रही हूँ। जैसे ऑथ लेते हैं तो क्या, जैसे कि अगर कोई मुस्लिम लोग ऑथ लेता है तो उन लोगों का होली बुक पे हाथ रख के बोलेगा कसम खाओ कि मैं ऑथ ले रहा हूँ, ये मतलब, ठीक है। और नहीं ऐसा नहीं, हाँ, अफर्मेशन का मतलब कि मैं लिख के दे रहा हूँ। कोई पर्सन होता है कि मैं किसी भी मजहब पे बिलीव नहीं करूँ, मैं अथीस्ट हूँ, तो जो अथीस्ट लोग रहते हैं वो लोग और कसम नहीं खाएंगे, वो लोग बोलेंगे कि मैं लॉ लिख के दे देता हूँ कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ या अपने मेरे जो जॉब है मैं उसके साथ ये नहीं करूंगा, डिसऑनर नहीं करूंगा, मैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसको पूरा करूंगी, इस तरह से, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल में बोला गया है ऑलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। राज्यसभा को सीट कितना के, किस स्टेट को कितना सीट दिया जाएगा राज्यसभा के लिए, फोर्थ शेड्यूल में बोला गया। फिफ्थ शेड्यूल में बोला गया है शेड्यूल शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के बारे में, देख लो। अब 6 में भी वही बोला गया शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, लेकिन यहाँ पे 4 स्टेट के बारे में मेंशन कर दिया गया कि वो शेड्यूल ट्राइब जो 4 एटीएम, हम लोग इसको एटीएम करके याद करते हैं, एटीएम और डबल एम। ए से क्या हो जाएगा आसाम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ये 4 स्टेट के बारे में बोला गया 6 शेड्यूल के बारे में। देखो पहला में बोला गया तुम्हारा किस चीज के बारे में, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट के बारे में। सेकंड में इमोलिमेंट्स, एलॉनेंस, प्रिविलेज। थर्ड में ऑथ एंड अफर्मेशन। फोर्थ में बोला गया कि राज्यसभा को कितना सीट दिया जाएगा किस स्टेट को वो। फिफ्थ में बोला गया कि शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। लेकिन 6 में नाम दे दिया गया, 6 में बोला कि ट्राइबल एरिया होंगे, लेकिन कौन कौन ट्राइबल एरिया को नाम क्यों दे रहे, आसाम में जो ट्राइबल एरिया होंगे, त्रिपुरा में जो ट्राइबल एरिया होंगे, मेघालय में और मिजोरम में। 7 शेड्यूल में बोला गया कंकरेंट लिस्ट के बारे, यूनियन लिस्ट के बारे में, मतलब 3 लिस्ट के बारे में। जो 3 लिस्ट होता है ना, तुमको पता ना 3 लिस्ट है, लिस्ट कितना होता है 3, इसमें यूनियन काम करती है, यूनियन वाले लिस्ट में यूनियन काम करेगी, स्टेट वाले लिस्ट में स्टेट पे, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों का पावर होगा। तो ये नहीं याद करो, खाली ऐसे याद करो 3 लिस्ट। 3 लिस्ट के बारे में किसमें मेंशन है 7 शेड्यूल में। लैंग्वेज के बारे में किसमें मेंशन है, लैंग्वेज के बारे में 8 शेड्यूल में। लैंड रिफॉर्म के बारे में कौन सा शेड्यूल में, 9th में, लैंड रिफॉर्म। एंटी डिफेक्शन, ये याद करना है, एंटी डिफेक्शन लॉ कौन सा अमेंडमेंट में आता है, ये रटना है। 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 में आया है। कौन सा शेड्यूल के साथ डील करती है, 10। कौन सा अमेंडमेंट, 52। ये वो एंटी डिफेक्शन में ऐसे भी पढ़ाती, फिर इसी में ला दी। एंटी डिफेक्शन लॉ 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 में आएगी। 11 शेड्यूल
11 शेड्यूल में पंचायत राज के बारे में बोला गया है और ठीक उसके 12 शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बोला गया। 12 में क्या बोला गया? म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बोला गया। एक बार मैं रिवीजन कर लेती तुम बोलना अगर याद होगा तो, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल्स में किसके बारे में बोला गया है? बोलो। स्टेट या यूनियन टेरिटरीज के बारे में बोला गया। सेकंड में क्या बोला गया? इमोलमेंट्स, एलॉनेस, सैलरी एलॉनेस वगैरह बहुत, ठीक ना। थर्ड में क्या बोला गया? फोर्थ में क्या बोला गया? अलोकेशन ऑफ सीट किसको? राज्यसभा। हाँ, फिफ्थ में क्या बोला गया? बोलो। ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया, शेड्यूल्स एरिया, हाँ शेड्यूल्स एरिया के बारे में बोला गया। 6 में क्या बोला गया? 6 में ट्राइबल एरिया होंगे लेकिन एटीएम, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। 7 में क्या बोला गया? 7 शेड्यूल में लिस्ट के बारे में याद कर लो, लिस्ट के बारे में एक एक पॉइंट से याद कर लो, कोई टेंशन नहीं है। 8 में क्या बोला गया? लैंग्वेज के बारे में। 9 में, अच्छा इसका ट्रिक है, मैं इसका ट्रिक ला दूंगी तो मुझसे याद कर लेना। 9 में क्या बोला गया? 9 में लैंड रिफॉर्म के बारे में। 10 में क्या बोला गया? एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। और 11 में पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और 12 में क्या बोला गया? टोटल शेड्यूल कितनी? 12 है। म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बोला गया, ठीक है ना। आज का क्लास यहीं तक रख रहे हैं, अगर तुमको कुछ पूछना तो पूछ लो, नहीं समझ में आया तो ठीक है। सुनो, सब तो क्लियर है, वो थोड़ा सा। हाँ बोलो। वही देख रहा था, वो क्या बोला गया था, प्रीएम्बल लॉज का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। तुम ना प्रियम्बल का जाके उसमें देखो। हाँ, सिद्धि से पूछ लो, सिद्धि एक मिनट, आ रही क्लास एक एक ले लेंगे। हाँ हाँ बोले, तुम एक बार क्वेश्चंस भी चेक करो, हो सके मेरे क्वेश्चन में थोड़ा प्रियम्बल करवाई होंगी। वही में कराई, वही में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी वही नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो अभी उस दिन करवाई ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो अभी मैं लास्ट क्लास में कराई तुमको मैं